गीता जी की आवाज़ सुनकर सागर जी कहते, श्रीमती जी आप यहाँ पर। गीता जी चिढ़ते हुए उनसे कहती, तो आप और किसकी उम्मीद कर रहे थे मेरे अलावा यहाँ। सागर जी मन में वो बताते, एक तो संभाल नहीं रही, दूसरी कहाँ से उम्मीद रखूंगा। गीता से उससे पूछे, आपने कुछ कहा। सागर जी उनसे कहते, अरे नहीं नहीं, आपके आगे थोड़ी ना मैं कुछ कह सकता हूँ। गीता जी उन्हें समझाते हुए कहते, फायदे में ही रहेंगे अगर आप मेरे आगे कुछ नहीं कहे तो। आपको पता है मुझे आपकी कितनी फिक्र हो रही थी। सागर जी खुश होते हुए कहते, आपको मेरी फिक्र हो रही थी क्या सच में। गीता जी उदास होते हुए कहती, और नहीं तो क्या, आप मेरे पति हैं, मेरे सुहाग है, मेरे मांग का सिंदूर है। सागर जी उसकी भरी हुई मांग की तरफ देखकर कहते हैं, हाँ हाँ, यही एक तो किलोमीटर तक भरी हुई मांग ही तो मुझे मरने नहीं दे रही। शुक्रिया आपका। तभी अर्जुन उनके बीच में पड़ते हुए कहता, दादू दादी बस कीजिए, आप कितना लड़ेंगे। और दादू आपको इतना नहीं बोलना है, आप अभी अच्छे से ठीक नहीं हुए। तभी गीता जी अर्जुन को अपने पास बिठाते हुए उसके हाथ पे हाथ रखते हुए कहते, बेटा अर्जुन, आज तो तेरे दादाजी बच गए, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं नहीं जी पाती। यह कहकर उनकी आंखें नम हो जाती। वही बेड पर लेटे हुए सागर जी अपनी पत्नी जी को देख रहे थे, जो सोच रहे थे इतना ड्रामाबाज क्यों कर रही है। अर्जुन अपनी दादी को समझाते कहे, दादी आप फिक्र कर दीजिए, दादाजी अब बिल्कुल ठीक है। पर गीता जी आवाज कुछ कप कपाने लगी। वो अपनी कपकपी आवाज में कहते, बेटा तुम्हारे दादाजी तो ठीक है, पर मुझे लग रहा है अब मेरे पास ज्यादा दिन नहीं है, मुझे कुछ दिनों में अजीब सा लग रहा है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम जल्दी से शादी कर लो, मैं अपने पोते की बहू को देखकर आराम से स्वर्गवास हो जाऊंगी। अर्जुन थोड़ी चिंता करते हुए, दादी आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता। उसकी दादी उसे रोकते हुए कहती, नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता डॉक्टर भी अब मुझे बचा सकते, मुझे लगता है मेरे अब दिन नजदीक आ चुके, तो बस शादी कर दे, मैं तेरा परिवार बसते हुए देखना चाहती हूँ। अर्जुन उन्हें रोकते हुए कहते, दादी यह शादी की रट मत लगाइए, अभी आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है और आप आराम से बैठिए, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। कहती उन्हें पीछे पीछे चलकर उसे रोकते हुए कोशिश करती है, अरे जोर से। अर्जुन चिल्ला के बेहोश होकर गिर जाती है। अर्जुन जो अपनी दादी को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यह सागर जी का भी था, वो चाहे कितना भी उनसे लड़े पर वो उनसे बहुत प्यार करते थे। अर्जुन अपनी दादी को गोद में उठाकर जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाते हैं और उन्हें चेक करने लगते हैं। अर्जुन की दादी इस वक्त आईसीयू में थी। अर्जुन वही बाहर अपनी दादी के ठीक होने का इंतजार करते हुए। सागर जी इस वक्त काफी चिंता में थे, वह तो बाहर जाकर ये देख नहीं सकते थे कि आखिर गीता जी कैसी है। तभी डॉक्टर आईसीयू से बाहर आते हैं। अर्जुन से कहता है, देखिए सर, आपकी दादी को हार्ट अटैक आया, मुझे लगता है उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, वह सिर्फ 2-3 दिन की ही मेहमान है, वह बार बार सिर्फ यही कह रही है कि मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। आप जितनी जल्दी हो सके उनकी जो आखिरी इच्छा है, लगता है उनकी कोई इच्छा है जो अधूरी है, इससे उन्हें अपने जीने की इच्छा ही छोड़ दी, जो भी उनकी इच्छा है उन्हें पूरी करने की कोशिश करें, क्या पता उनसे उनकी तबीयत में सुधार आ जाए, और उनके चांस सिर्फ 30% ही है, नहीं तो मुझे लगता है उन्हें अपने जीने की इच्छा ही छोड़ दी। अर्जुन थोड़ी चिंता करते हुए डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर क्या मैं अपनी दादी से मिल सकता हूँ। डॉक्टर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, हाँ, पर आप ज्यादा देर तक उनसे बात नहीं कर सकते, सिर्फ 5 मिनट में ही मिल सकते हैं आप उनसे। यह कहकर वो डॉक्टर वहां से चला जाता है। डॉक्टर जब अपनी दादी के पास आता है तो उनके चेहरे पे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। अर्जुन ने अपने दादी की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। अर्जुन अपने दादा दादी को बहुत प्यार करता था, पर सबसे ज्यादा प्यार अपनी दादी से ही करता था, क्योंकि उन्होंने ही उसे माँ का प्यार दिया था। अर्जुन अपनी दादी के पास जाकर उनके हाथ पे अपने हाथ को लेते हुए कहता, दादी आप चिंता मत कीजिए, आप ठीक हो जाइए, मुझे पूरा यकीन है। अर्जुन की दादी अपने चेहरे पे ऑक्सीजन मास्क हटाकर धीरे से और दबी आवाज में अर्जुन से कहती, बेटा मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, तू मेरी आखिरी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर देता, तो शादी करके अपना घर बसा ले। अर्जुन को उसकी बात सुनकर डॉक्टर की बात याद आती है, और अगर अपनी उनकी इच्छा पूरी कर देंगे तो क्या पता उनकी तबीयत ठीक हो जाए और उनके अंदर जीने की इच्छा भी आ जाए। अर्जुन अपनी दादी से कहता है, ठीक है दादी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसकी दादी के चेहरे पे छोटी सी मुस्कान आ जाती है और अर्जुन के चेहरे पर अपना कपकपा हाथ रखते हुए कहते, बेटा मैंने तेरे लिए एक लड़की भी पसंद कर ली है, तू उससे शादी करेगा ना। अर्जुन अपनी दादी की बात का जवाब देते हुए कहता है, ठीक है दादी, आप जिससे कहोगी मैं उसी से शादी करूंगा, बस आप ठीक हो जाइए। अर्जुन की दादी कहती है, बेटा मुझे वह लड़की अव्या बहुत अच्छी लगी तेरे लिए, तू उसी से शादी कर ले। अर्जुन अपनी दादी के पास सुन हैरान हो जाता है, और एक ही मुलाकात में ऐसा क्या जादू किया है कि उसकी दादी अव्या से शादी के लिए कह रही है। अर्जुन को अपने ख्यालों में खोया हुआ देख गीता जी कहती है, बेटा मैंने ये बाल ऐसे ही धूप में सफेद नहीं किया है, वो लड़की सच में तेरे लिए बहुत अच्छी है। अर्जुन अपनी दादी से कहता है, पर दादी वो मुझे नहीं जानती और मैं भी उसे नहीं जानता, और वो क्यों मुझसे शादी करने के लिए कहाँ कहेगी। उसकी दादी अर्जुन की बात सुनकर कहती, तू एक बार कोशिश तो कर कि देख बेटा, बस मेरी यही आखिरी इच्छा है कि तू उससे शादी कर ले। यह कहते हुए गीता जी की आंखें बंद होने लगती है। अर्जुन जल्दी से डॉक्टर को बुलाता तो डॉक्टर उसकी दादी को चेक करते हुए कहता है, देखिए उनकी हालत बिगड़ रही है, आपको जो भी करना है जल्दी कीजिए प्लीज। फिर वो डॉक्टर अर्जुन को वहां से बाहर भेज देता है। अर्जुन अपनी दादी से मिलकर सीधा वहां से पार्किंग में जाता है और उसके बॉडीगार्ड जो उसके पीछे आते हैं वो उन्हें रोक देता है और खुद गाड़ी ड्राइव करके वहां से चला जाता है। अर्जुन वहां जाने के बाद असमर्थ अर्जुन की दादी के पास आता है। अर्जुन की दादी ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वो अर्जुन की दादी के पास जाकर धीरे से कहते, दादी बॉस गए। उसकी बात सुन गीता जी अपनी आंखें खोलती है और आराम से बेड पर बैठ जाती है और कहती, ध्यान रखना कहीं वह वापस ना आ जाए, और उसके आते ही सबसे पहले मुझे बता देना और मेरे लिए जल्दी से कुछ खाने को ले आओ, मैं तब से तुम्हारे दादाजी से मिलकर आती हूँ। यह कहकर वो अर्जुन की
दादाजी के रूम में चली जाती। जब वो अर्जुन के दादाजी के पास जाती तो वो उन्हें गुस्से में घूर कर देख रहे होते, क्योंकि उन्हें समर्थ ने सब कुछ बता दिया था। असल में यह सब कुछ गीता जी का ड्रामा था, अर्जुन को शादी के लिए मनाने के लिए। गीता जी सागर जी से कहते, यह मुंह बनाना बंद कीजिए, अर्जुन की शादी के लिए हाँ करती है। गीता जी ये कहते ही सागर जी खुश हो जाते और कहते, क्या सच में? फिर वो अपना मुंह बनाते और कहते, पर उसने आज तक मेरी तो कोई बात नहीं मानी, तुम्हारी बहुत जल्दी मान लेता है। और तुमने अपना प्लान में मुझे शामिल क्यों नहीं किया? मैं तो कितना डर गया था, सच में तुम्हें कुछ होना चाहिए। तो गीता जी कहती है, तो आप उसके आगे बहुत बार नौटंकी कर चुके हैं, इसलिए वो आपको पहचान चुका है कि आप उसके आगे ढोंग करते रहते हैं। मैंने यह दिन इसलिए बचा के रखा था कि मुझे कोई अच्छी सी लड़की मिलेगी तो मैं अर्जुन की उसकी शादी करवाने के लिए कुछ ऐसे ही करूंगी। अगर मैं भी आपकी तरह रोज हार्ट अटैक या किसी की चीज़ को लेकर ड्रामा करती ना, तो मेरी बात भी नहीं मानता। और रही बात आपको न बताने की, तो अगर आप मेरे प्लान में शामिल होते ना, तो आपकी ओवर एक्टिंग करके आप अर्जुन को पहले ही हिट कर दे देते। सागर जी कौन सी आखिरी लाइन सुनकर गुस्सा आता है। उस फिर सागर जी थोड़ा कन्फ्यूजन से गीता जी को पूछते हुए कहते, पर कौन है वो लड़की जिसके लिए तुमने अर्जुन को मनाया? गीता जी कहती, अरे आब्या, उसी से शादी करने के लिए मैंने अर्जुन को मना लिया है। सागर जी कहते, कौन आब्या? तो गीता जी कहती, अरे वही लड़की जिसने आपको बचाया था। सागर जी हैरान होते हुए कहते, पर तुम्हें लगता है कि वो अर्जुन उससे शादी करेगा? और क्या वो भी अर्जुन से शादी करने के लिए राजी हो जाएगी? गीता जी सागर जी के पास बैठते हुए कहते, वो अर्जुन जाने कि वो कैसे भी उससे मनाए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस उन दोनों के एक बार शादी हो जाए। मुझे पता वो दोनों एक परफेक्ट जोड़े ही बनेंगे। पर सागर जी को अभी भी शक था कि उसके शक को दूर करने के लिए गीता जी उसकी पहली मुलाकात से लेकर कल रात तक की सारी बातें सागर जी को बता देती है। सारी बातें गीता जी को समर्थ ने भी बताई थी कि किस तरह से अर्जुन ने शुरुआत के दिनों में आब्या की फिक्र करता था, और वह सारी फोटो जो उन दोनों के साथ कल रात सोते हुए गिरी थी वह भी उनसे गीता जी के पास ही सेंड की थी। गीता जी वह फोटो सागर को दिखाते हुए कहते, ये देखिए आपके पोते का काम। क्या अभी भी आपको शक है कि वो इस लड़की से शादी नहीं करेगा? सागर जी गीता जी से थोड़ा नाराज होते हुए कहते, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पोते और हमारी होने वाली बहू की ऐसी तस्वीर हमें दिखाते हुए? ये उन दोनों की निजी तस्वीरें। उनकी बात सुनकर गीता जी का मुंह बना लेती है। तो सागर जी हंसने लगते हैं और साथ में वह भी उसके साथ हंसने लग जाती है। तब तक वहाँ डॉक्टर जिन्होंने गीता जी के चेक किया था वो समर्थ भी वहाँ जाते। समर्थ गीता जी को देखते हुए कहता, दादी मैंने नीचे बॉडीगार्ड से कह दिया जैसे ही सर आए तो सबसे पहले मुझे कॉल करके बता दे। वही वो डॉक्टर गीता जी की तरफ रुख करते हुए कहता है, देखिए मैम, अगर सर को थोड़ा सा भी शक हुआ ना, मैंने उनसे इतना बड़ा झूठ बोला, तो वो मुझे इस अस्पताल से निकाल भी सकते हैं और मेरा लाइसेंस भी रद्द करवा सकते हैं। गीता जी उस डॉक्टर को आश्वासन देते हुए कहते, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं इतनी परफेक्ट एक्टिंग करूंगी कि मेरे को उसे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। वो तो मैं जवानी के दिनों में एक्टिंग लाइन में गई ही नहीं थी, नहीं तो मेरा भी बहुत नाम होता। फिर वो समर्थ से कहती, पर अर्जुन को अभी भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा, और मैं ये सब कुछ उसके दिल को किसी के साथ जोड़ने के लिए ही कर रही हूँ। समर्थ गीता जी से कहता है, पर दादी आब्या को तो सर के सिक्योरिटी की जॉब भी मिल गई थी, क्या पता कुछ दिन पास रहने से उन्हें उनसे प्यार हो जाता और वो खुद ही शादी कर लेती। गीता जी समर्थ को समझाते हुए कहते, मुझे मेरे अर्जुन को पता है, अगर उसने उससे प्यार भी हो जाता तो कभी भी आगे से उसके अपने प्यार का इजहार नहीं करता, और न ही वो कभी शादी के लिए जल्दी से मानता, क्योंकि उसके माँ बाप की वजह से उसकी शादी पर से भरोसा उठ चुका है। मैं तो बस एक अच्छी सी लड़की की तलाश में थी, वह तलाश मेरी अभय पर आकर ही खत्म हो गई। गीता जी अभय की सारी जानकारियां निकलवा ली थी। वह अनाथ आश्रम में पली बड़ी होने के बावजूद भी उसका व्यवहार कैसा था। गीता जी ने अभय के बारे में बहुत कुछ पता था कि किस तरह अनाथ आश्रम में अपनी आधी सैलरी देती थी, वहाँ के बच्चे को भी वो कितना प्यार करती थी। अभय भी यही इरादा उसको भाग गई, और उन्होंने ये तभी फैसला कर लिया था कि वो अभय को भी अर्जुन की जिंदगी में लाएगी। वही अर्जुन अपनी गाड़ी से बाहर एक सुनसान सड़क पर खड़ा होकर सिगरेट का कस ले रहा था। वो जैसे तो ज्यादा स्मोकिंग नहीं करता था, पर जब वो किसी बात के लिए जिद ज्यादा परेशान होता था तभी वो स्मोकिंग करता था। उसके पास एक फोन आता है, वो फोन पर बात करके गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। अर्जुन इस वक्त आब्या की बिल्डिंग के आगे खड़ा था। वो एक गहरी सांस लेता है, फिर आब्या के फ्लैट की तरफ चला जाता है। आब्या के फ्लैट के पास जाकर वो डोर को नॉक करता है। इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। आब्या को लगता है कि शायद वो श्रुति हुई, क्योंकि वह ज्यादातर इस टाइम पर ही उसके पास आती थी। आब्या ने इस वक्त अपना नाइट सूट पहन रखा था, क्योंकि उसे कहीं बाहर तो जाना नहीं था, और वो आज पूरे दिन के बाद रिलैक्स ही करना चाहती थी। वो जैसे ही गेट खोलती तो सामने अर्जुन दिखता है, पर अर्जुन ने इस वक्त अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा था। वो इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी का चेयरमैन था और वह कहीं भी ऐसे नहीं घूम सकता था। पर आब्या ने उसे मास्क पहनने के बावजूद भी पहचान लिया था। वो अपनी आंखें छोटी करके अर्जुन से पूछते, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अर्जुन तो जब से ही उसकी नर्स सूट में क्यूटनेस को देख रहा था। फिर अभय बोलने पर वो होश में आता और अर्जुन को उसे अपने हाथ से ढकेलते हुए कहता, पहले मुझे अंदर आने दो, तुम्हें इतना भी नहीं पता मेहमानों को दरवाजे पर खड़ा नहीं रखते। अभय भी कुछ काम नहीं था, वो भी पीछे से जवाब देती, मेहमान आप जैसे हो तो उसके साथ ऐसे ही करते। पर अर्जुन उसे पूरी तरह से इग्नोर करके सोफे पर जाकर बैठ जाता और उसे पूरे घर को देखते हुए कहता, वैसे काफी अच्छे से सजा रखा है तुमने अपने घर को। अभय अपने हाथ क्रॉस करके खड़े होते हुए कहती, आपकी तारीफ हो गई हो तो आप बताएंगे आप किस काम से आए हैं? अर्जुन उसे कहता, पहले बैठो फिर
फिर बात करते हैं। अभ्या उसकी बात सुन पास वाले सोफे पर उसके सामने बैठ जाती है। अर्जुन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह कि अपनी बात अभय को कैसे शुरू करे, क्योंकि उसे पता था कि अभय उसकी बात सुनकर ज़्यादा खुश होने वाली नहीं है। अर्जुन अपनी बात शुरू करते हुए कहता है, देखो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अर्जुन की बात सुनकर अभय का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह फिर खुद को संभालते हुए कहते, और आपको क्यों लगता है कि मैं आपसे शादी करूंगी? ऐसा क्या खास है आप में? अर्जुन थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में तुमसे शादी करने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मेरी दादी चाहती है। अभय ने कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है, देखिए आप अपनी दादी से कह दीजिए मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। अर्जुन को अभय की बात पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो खुद को गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहते, देखो अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो जिस अनाथ आश्रम में तुम डोनेशन देते थे मैं उस अनाथ आश्रम के सभी बच्चों को पढ़ाई वगैरह का खर्चा उठाऊंगा, और जिस लड़के के पैर का ऑपरेशन के लिए तुम पैसे इकट्ठा करो ना, मैं उसका ऑपरेशन भी करवा सकता हूँ। अभी अपना मुंह बनाते हुए कहती, और अगर फिर भी न करूँ तो मैं आपसे शादी। अर्जुन अब तक अपना कंट्रोल खो चुका था। वो अभ्या को गुस्से में खड़े होते हुए कहता, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं उस अनाथ आश्रम को ही बंद करवा दूंगा और वहाँ के सब बच्चे बेघर हो जाएंगे। आगे तुम्हारी मर्जी। अभ्या भी अब तक गुस्से में आ चुकी थी। वह भी खड़ी होती है और कहती, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन उसे वार्निंग देते हुए कहता, तुम अर्जुन सिंघानिया पर शक कर रही हो? अभ्या उसकी बात सुन शांत हो जाती है और थोड़ी रोनी सूरत बनाते हुए कहती, आप जैसे बड़े इंसान मुझ जैसे अनाथ लड़की से क्यों शादी करना चाहते हैं? आप तो किसी से भी शादी कर सकते हैं ना, फिर मैं ही क्यों? मुझे कोई वैलिड रीजन चाहिए। अर्जुन एक गहरी सांस लेता और अभय से कहता, मेरी दादी को आज हार्ट अटैक आया था और डॉक्टर ने कहा है कि उनकी जो भी इच्छा है वो पूरी करूँ, उसके उनकी तबीयत में सुधार आ सकता है। मेरी दादी ने कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। अभय थोड़ा चौंकते हुए कहते, क्या आपकी दादी को हार्ट अटैक आया? तो अर्जुन उससे कहता है, हाँ देखो अब तुम्हारी मर्जी, अगर तुम चाहती हो कि अनाथ आश्रम में पढ़ रहे बच्चे का भविष्य अच्छा हो तो तुम्हें मुझसे शादी कर सकती हो। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करूँगा। तो अभय अर्जुन को एक स्ट्रिक्ट टोन में कहती है, पर मेरी भी तो कुछ शर्तें हैं। तो अर्जुन से कहता है, कौन सी शर्तें? अभय कहती है, पहली बात तो मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं करूंगी जैसे कि आप बड़े लोग करते हैं, और हाँ और बाकी की शर्तें मैं आपको एक लिस्ट बनाकर दे दूंगी। अर्जुन, ठीक है, मैं भी वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं करना चाहता था। अभ्या अर्जुन से कहती है, तो ठीक है आप यहाँ से जा सकते हैं। पर अर्जुन को वहाँ से बिना अभ्या के लिए जाने का कोई इरादा नहीं था। वो अभ्या से कहता है, तुम जल्दी से अपना सामान पैक करो, हम कल ही शादी कर रहे हैं। अभ्या चौंकते कहते, क्या बकवास कर रहे हैं आप? एक ही दिन में शादी थोड़ी ना होती है, हल्दी मेहंदी संगीत पता नहीं क्या क्या रस्में होती है, इतना तो मुझे भी पता है। अर्जुन से कहता है, तुम उस बात की चिंता मत करो, वो मैं अपने आप अरेंज कर दूंगा, तुम जल्दी से अपना सामान पैक करो, चलो यहाँ से। अर्जुन की यह बिल्कुल भरोसा नहीं था कि अभ्या उसकी बात इतनी जल्दी मान गई, इसलिए वो उसे अपने साथ अब जाने नहीं देना चाहती थी। वही अभ्या उसकी बात आसानी से मान गई थी, क्योंकि वह चाहती थी कि अनाथ आश्रम के बच्चे का भविष्य सुधर जाए। वो अर्जुन से कहते, ठीक है पर मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। वो कहकर रूम से चली जाती है और अपने कपड़े चेंज कर अपना सामान पैक कर अर्जुन के पास आ जाती है। वो फिर दोनों साथ ही घर से निकल जाते हैं। अभ्या वहाँ जाते हुए अपने घर को देखती है, उसकी आंखें नम हो जाती है। अर्जुन को ने भी यह महसूस कर लिया था कि अभ्या ने यह घर अपनी मेहनत से खरीदा था और वो इसे अपनी मेहनत से ही सजाया था, तो वो इस घर के लिए बहुत अनमोल है। वो अभ्या के पास आकर कहता है, तुम जब चाहो अपने घर आ सकती हो, अब चलो यहाँ से। फिर अर्जुन आगे और अभ्या उसके पीछे चल रही थी। अर्जुन सबसे पहले अभ्या को अपनी दादी से मिलाने के लिए ही ले जाता है। उसने रास्ते में समर्थ को इन्फॉर्म कर दिया था कि अभ्या को लेकर आ रहा है और दादी से यह बात बता दे कि उससे शादी के लिए हाँ कर दी है। असल में अर्जुन चाहता था कि दादी को जितने जल्दी यह बात पता चले उतनी जल्दी ठीक हो जाए। वो एक्टिंग के फिर से या अर्जुन अपने साथ दादी को लेकर पता चलता है। कैसे रहेगी इनकी शादी, कब बताएगा।